हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया। क्लास 11th के स्टूडेंट जो कि अब क्लास 12 में गए हैं उनको एडवांस में बहुत बहुत बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आने वाले कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं, जिससे कि उनका रिज़ल्ट अच्छा हो। और इसी उम्मीद के साथ हम आपके साथ अपने वीडियोस लेकर के आए हुए हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहेंगे, जिससे कि आपकी फिजिक्स बहुत ही आसान बन जाए। क्योंकि मैं विवेक सचान, आपकी फिजिक्स बनेगी आसान। इसके साथ मैं नई ऊर्जा के साथ हमेशा आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि फिजिक्स क्या है, कैसे है और किस तरह से आसान बनती है, इस उम्मीद के साथ हम क्लास 12 के लिए उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने वीडियो में आज सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो आप ये क्लास 10th से ही इंट्रोडक्शन इसका सीख के आए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बोलते हैं विद्युतिकी, एक्चुअल में विद्युतिकी क्या है, जहाँ पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के मोशन का या रेस्ट चार्ज पार्टिकल का स्टडी करते हैं, वो क्या होता है, विद्युतिकी। करेक्ट। अब विद्युतिकी माने इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर क्लास 12 में इसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा पोर्शन आपका आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो हम बात इलेक्ट्रॉन की करते हैं, माने मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं। तो आपने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट हो गए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, माने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें और इसमें क्या अंतर आया। तो वेरी सिंपल, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि इसका नाम लिखा हुआ है स्टैटिक माने स्थित, माने कि रेस्ट। यहाँ पर हम जो स्टडी करते हैं वो एक रेस्ट चार्ज पार्टिकल का स्टडी करते हैं, राइट। यहाँ पर क्या है, स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज एंड इन दिस पार्ट द स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज, माने कि यहाँ पर किसी भी आवेशित कण को उसकी विराम अवस्था में हम स्टडी करते हैं, और यहाँ पर हम किसी आवेश के मोशन का, उसके गतिमान स्थिति का, जब वो गति की अवस्था में होता है तब हम उसको स्टडी करते हैं। अब आप कहेंगे कि फिर और इसमें क्या डिफरेंस है। तो जब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज, माने कि कोई अगर आवेशित कण, कोई चार्ज पार्टिकल अगर वो रेस्ट कंडीशन में है, विराम अवस्था में है, तो इसका मतलब ये है कि वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो हम इस तरह से आपके जितने भी सवाल आपके दिमाग में उठ रहे हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब स्टेप बाय स्टेप आपके सामने ले आ करके रखेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं कि स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज, माने कि एक विराम जो आवेशित कण है वो केवल विद्युत क्षेत्र को ही उत्पन्न कर सकता है, जबकि स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज, अगर वो चार्ज पार्टिकल मोशन में है, गति की अवस्था में है। तो अब यहाँ पर देखें, जो गति की अवस्था की बात आती है तो गति उसकी कैसी हो सकती है। क्लास 11th में थोड़ा सा आप बैक चले जाइए क्लास 11th के सेक्शन में, तो वहाँ पर आपने कुछ ग्राफ इस तरीके से बनाए होंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एक ग्राफ आपका इस तरह से ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जाता है, एक ग्राफ आपने ये ड्रा किया होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ यहाँ पर इस तरीके से, और एक आपने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये आपका पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इस तरह से। तो अब हम बात जब कर रहे हैं कि जो चार्ज है, जो आवेश है, वो गति की अवस्था में है, तो उसकी गति ये भी हो सकती है
उसकी गति ये भी हो सकती है और उसकी गति इस तरीके की भी हो सकती है, माने कि इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। तो अब देखिए उसमें तीनों में पहले तो हम ये जान लेते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं, इस मोशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एट टाइम t इक्वल टू 0 पार्टिकल रेस्ट में है, माने कि उसकी इनिशियल स्पीड रेस्ट में है, एंड आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 0 टू समथिंग u v एज यू नो, करेक्ट। तो माने कि दिस इज यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन, इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन, माने कि एक समान त्वरण के साथ गति हो रही है। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये मूविंग ऑब्जेक्ट है एट टाइम t इक्वल टू 0 u डज नॉट इक्वल टू 0, माने कि पार्टिकल पहले से मोशन में है। जब हमने उसकी मोशन को ऑब्जर्व किया, जहाँ से हमने स्टॉप वॉच को ऑन किया, तो t इक्वल टू 0 टाइम पर उसकी स्पीड 0 नहीं थी। इसका मतलब कि ये पहले से मोशन में है, बट ये भी आपका क्या है, यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन, माने कि एक समान त्वरण के साथ ये भी गति कर रहा है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर पार्टिकल टाइम एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड उसकी कांस्टेंट है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इस कंडीशन पर एसिलरेशन 0 हो जाता है, माने कि जो आवेशित कण है वो त्वरित नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ देखिए जो मूविंग चार्ज की बात हो रही है, माने कि चार्ज की गति की अवस्था की बात हो रही है, तो अगर हम इनमें से किसी एक को कंसीडर कर लें कि वो चार्ज पार्टिकल आवेशित कण, आवेशित कण, अब यहाँ पे बार बार एक शब्द आ रहा है कि आवेशित कण क्या होता है, तो आवेशित कण लाइक एस अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है ना, जिनमें आवेश हो। तो आवेशित कण अगर एसिलरेटेड मोशन हो रही है उसकी, माने कि अगर वो त्वरित गति कर रहा है, तो त्वरित गति में वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माने जो ईएम वेव्स होती हैं, इनको भी वो रेडिएट करता है। जबकि अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ गति करता है, माने कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड में त्वरण 0 है, और अगर त्वरण 0 हो गया तो इस कंडीशन पर वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ही प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब आपके दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आया कि फिर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ गया, इन दोनों में क्या अंतर आ गया। तो बहुत डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखिए, अगर वो इस तरीके की मोशन कर रहा है, माने कि त्वरण उसका 0 है, एक समान त्वरण के साथ वो गतिमान नहीं है, माने कि वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर केवल वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, माने कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर त्वरित है तो इनके साथ साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माने कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, समझ रहे हैं ना। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माने कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को एमिट करेगा, तो धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी, माने कि उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो रिड्यूस होती जाएगी, डिक्रीज एंड डिक्रीज धीरे धीरे, और वो किस कंडीशन पे आ जाएगा, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। माने कि उसकी जो कुल गतिज ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी माने स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो ये स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी में एंटर करते हैं तो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले जो एक वर्ड आता है चार्ज, आवेश क्या होता है। तो अगर इसकी बहुत सिंपल थ्योरेटिकल डेफिनीशन अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो हमको ये मिलता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस इज कॉल्ड चार्ज। अब आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, माने कि इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप केमिस्ट्री में आपने कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि कोई भी आइटम है, आइटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट
होते हैं और उनके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स बने होते हैं और उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है रहता है। तो इसका मतलब ये तो आपको क्लियर हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एटम के, परमाणु के फंडामेंटल यानी मूल कण जो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो स्टेबल हैं, स्थिर रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अनस्टेबल चार्ज पार्टिकल है, माने कि अस्थिर आवेश, वो हमेशा ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है। तो अब यहां पर देखिए, अगर हम बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होता है एक सरफेस से दूसरे सरफेस में। तो जो आपके ऑर्बिट बने होते हैं, कक्षक बने हुए हैं एस पी डी एफ, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच में जो वैद्युत आकर्षण बल है वो बहुत कम होता है। और अगर दो पृष्ठों को रब किया जाए, दो सरफेसेस को अगर हम रब करते हैं तो रबिंग से क्या होता है, हीट जनरेट होता है और हीट जनरेट होने से कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध जो होते हैं वो टूटते हैं। और सहसंयोजी बंध जो होते हैं, अब आप कहेंगे सहसंयोजी बंध क्या होता है, क्योंकि हम जितने वर्ड बोलेंगे, जितने स्टेटमेंट बोलेंगे, हर उसमें आपके दिमाग में क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, तो हम इसीलिए आपके सामने खड़े हुए हैं जिससे हम आपके फिजिक्स को बहुत आसान बना सकें कि ये सहसंयोजी बंध क्या होता है। तो सहसंयोजी बंध जब दो एटम के बिटवीन इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक है ना, म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। और ये सहसंयोजी बंध की प्रॉपर्टी, उसका जो गुण होता है कि अगर उसको हीट एनर्जी सप्लाई दिया जाए, माने कि उसको एक एनर्जी सप्लाई दे दें, तो एनर्जी सप्लाई से वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा वो इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और वही फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस में चार्ज कैरियर, आवेश वाहक का कार्य करते हैं। समझ रहे हैं ना। तो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होता है और बॉडी में चार्ज कैसे आता है। तो यहां पर देखिएगा कि हम सपोज दैट कि एक ये न्यूक्लियस टेक कर लिया, राइट, यहां पर इसको टेक कर लेते हैं, ये ऑर्बिट है, और एक हमने ऑर्बिट ये टेक कर लिया, और यहां पर सपोज दैट कि ये न्यूक्लियस हो गया। एक हमने एटम यहां भी टेक कर लिया, सपोज दैट कि दिस इज न्यूक्लियस, एक ऑर्बिट हमने यहां टेक कर लिया, राइट, और एक ऑर्बिट हमने यहां टेक कर लिया। दिस हम एटम के, परमाणु के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिक्टेट करना चाहते हैं। ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। सपोज दैट कि यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में इनर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। सिमिलरली यहाँ भी ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर हम कंसीडर कर लें कि यहाँ इसमें इनर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है। ये इनके इनर मोस्ट ऑर्बिट है, ये दूसरी ऑर्बिट है और ये सबसे बाहरी ऑर्बिट है, यहाँ भी ये सबसे आउटर मोस्ट बाहरी ऑर्बिट है। इन केस अगर हम ये मान लें कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे कहा जाए कि इसको लिखिए, तो आप इसको लिखेंगे 2 8 1, राइट।
अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे कहा जाएगा तो आप लिखेंगे 287। बाहरी कक्षा दोनों की अपूर्ण है, माने कि इनकम्प्लीट है। सपोज दैट कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा आकर के वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, राइट। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि अब जो ऑर्बिट आएगी, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज सेकेंड ऑर्बिट। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था बाहरी कक्षा में, आउटर मोस्ट सेल से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके आउटर मोस्ट सेल अब आपकी खत्म हो गई। अब दूसरा जो बन रहा है यहाँ पर, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपकी फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ पर ये सेकंड है और दिस इज थर्ड ऑर्बिट, राइट। अब जब इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, फंडामेंटल पार्टिकल। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 8 थे, 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 2-8 हो गया। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर 8 थे, 2 3 4 5 6 7 8। एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और एक इसने लूज किया। तो ग्राउंड स्टेट से जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। और इसने ग्राउंड स्टेट से इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया क्योंकि यहाँ इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 2-8, ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसका मतलब ये कैसा चार्ज गेन करेगा, निगेटिव। तो इस तरीके से आप चार्ज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी उसमें पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उसमें निगेटिव चार्ज आता है। कहने का मतलब ये कि चार्ज ऑलवेज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी। कहने का मतलब ये कि अगर ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, माने इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो बॉडी में पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वो बॉडी में निगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब कि चार्ज नेचर में 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, one is positive and other is negative. Similar charges repel each other while the opposite charges attracts each other. Okay, this is the property of charge. Now आप हमारे साथ बने रहेंगे स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही हम इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से कंटिन्यू नई एनर्जी के साथ फिर से हम उसको नए टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। सो धन्यवाद।